कि अलग झारखंड राज्य ककर खातिर आखिर की मकसद है अलग झारखंड राज्य के, तो ये बताओ किस मकसद के साथ हमने पूर्वज अलग झारखंड राज्य के निर्माण कर ले। मकसद हटे हलाय कि जब झारखंड राज्य अलग भय जिताए तो जो झारखंड के जनमानस कम से कम ओकरा अधिकार मिलते, ओकरा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार के मौका मिलते। लेकिन आज दुर्भाग्य के बात हो, आज कुछ दिन पहले के हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा लिए, और में बकायदा हाई कोर्ट के स्टेटमेंट हलाय, रिम्स के चेतावनी हलाय कि यदि आप स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं कर पाते हैं, मरीजों का बेहतर दवाइयों की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, तो आपको चलाने का कोई औचित्य नहीं है। बताओ, राज्य के सबसे बड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था आज ओकर पे हाईकोर्ट सवाल खड़ा कर रहा है, तो बताइए झारखंड राज्य किसके लिए अलग हुआ है? किस लिए झारखंड राज्य अलग हुआ है? हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, हमारी शिक्षा व्यवस्था लचर है, रोजगार के लिए हमारे पढ़े लिखे डिप्लोमाधारी, बीटेक धारी नौजवानों को गुजरात सूरत जाना पड़ता है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि राज्य आखिर हमने किसके लिए बनाया है? ना हमारे पास स्थानीय नीति है, न हमारे पास नियोजन नीति है, और न हमारे पास विस्थापन नीति है। आज अगर विस्थापन की बात करें तो सीसीएल का एरिया है, विस्थापन यहाँ हर एक घर विस्थापन से प्रभावित है। और अगर विस्थापन की बात करें तो हमारे धनबाद की कहावत कहा जाता है कि धनबाद के चिरगुंडा से रामगढ़ के भरकुंडा तक जो उजड़ने का दौर हमने देखा है, हमारे गांवों को उजड़ने का जो दौर देखा है, विस्थापित होने का जो दौर देखा है, आज भी उसी दौर में हम जी रहे हैं। आज भी वही समस्या हमारे सामने है, आज भी उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो भाई ये सवाल और पुख्ता हो जाता है, ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि झारखंड राज्य किन के लिए बना, किन के लिए झारखंड राज्य बना है? क्या किसी परिवार विशेष के लिए बना है? बताइए, क्या किसी परिवार विशेष के लिए राज्य बना है? और या इस राज्य के तमाम 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ की अनुमानित जो जनसंख्या है उसके लिए राज्य बना है? आज ये सवाल खड़ा है। और आज जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप अपने दिल में हाथ रख के कहिएगा कि यदि झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे हम लोग चुनाव में, नहीं लड़ना चाहेंगे हम लोग इलेक्शन, क्योंकि हम लोग विधायक सांसद बनने नहीं आए हैं। पहला बात आपको कहेंगे, यदि विधायक सांसद बनना होता तो आज दिल्ली के लोकसभा में हमारे साथ हमारे और एक साथी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शपथ ले रहे होते। दोनों राजनीतिक दलों ने हमें सीधा ऑफर किया था कि आपका और एक लड़का को हम मैनेज करेंगे, हमें 3-4 सीटों को चुनने का अवसर दिया था कि आप इन 3-4 सीटों में 2 सीट चुनिए, एक में आप खुद लड़िए और एक में अपने किसी लड़के को लड़ाइए। और पढ़े लिखे नौजवान है, हमारे पार्टी में जितने भी चुनाव लड़े, चाहे देवेंद्र जी रहे चाहे संजय जी रहे, सब पढ़े लिखे नौजवान है। अगर हम लोग केवल 2 दिन का समय लेते हैं और एक बार फीडबैक लेते हैं, हम लोग तीसरा दिन बोल देते हैं कि किस पार्टी के साथ जाने से हम लोग एमपी का चुनाव जीत जाएंगे। और आपसे भी छुपा नहीं है, आज 5 सीटें को किनके पास गई और 9 सीटें किनके पास आई, आपसे छुपा नहीं है। दोनों पार्टियों का सीधा ऑफर था, दोनों पार्टियों का हम लोग को सीधा ऑफर था लोकसभा चुनाव लड़ने का। लेकिन हमारा मकसद एमपी बनना नहीं है, एमएलए बनना नहीं है, हम लोग इस व्यवस्था को बदलने आए हैं। इसीलिए हमने पहला सवाल यही किया है आपसे कि यदि झारखंड अलग राज्य करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है, जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन किया गया था, यदि वह उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम लोग वोटिंग में नहीं आएंगे, हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो हम लोग एक बार आपसे आह्वान करेंगे, आपसे एक बार निवेदन करेंगे, आपसे एक बार अपील करेंगे कि एक बार मौका देने का कष्ट करें, एक बार हमें मौका देने का कष्ट करें। यदि झारखंड अलग होने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो एक बार इस नौजवान पीढ़ी को मौका दें। और देखिए, ये कहीं ना कहीं ये समय की मांग है, कहीं ना कहीं ये नियति की मांग है। नहीं तो 2 साल पहले हमें कोई जानता नहीं था। बड़का गांव तो पता नहीं, हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि अभी बड़का गांव हम लोग जाएंगे, कभी रामगढ़ हम लोग जाएंगे। अगर रामगढ़ कभी जाना भी होता था तो हम लोग रांची जाते थे तो गोला होकर पार हो जाते थे।
कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग का कभी उतना दूर में कोई रिश्ता नाता या कुटुंब घर भी जोड़ाएगा कि हम लोग वहां कभी एक चाय एक गिलास पानी पीने के लिए जाएंगे। लेकिन आज 2 साल पहले हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज 2 साल बाद ऐसा दौर आया है। मैं नौजवानों के बारे में नहीं कहूंगा, मैं 90 साल 95 साल के बुजुर्गों की बात करता हूं, खासकर विस्थापित क्षेत्रों में। जब तक वो 12 बजे रात रहे चाहे 1 बजे, अगर हम लोग एक वीडियो नहीं देखेंगे तो उनको नींद नहीं आता। यानी उनके लिए डॉक्टर की दवाई के साथ साथ हम लोग का क्या काम कर रहे हैं, हम लोग कहाँ हैं, ये हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। ये जो फीडबैक मिला है मैं उस बात को कह रहा हूं। आज 90-95 साल के बुजुर्ग अपने घर में एंड्रॉइड मोबाइल खरीदवाए हैं, जिनको बटन वाला मोबाइल चलाने नहीं आता है, बस केवल हम लोग का स्पेस चुनने के लिए। तो ये दौर क्यों आया, आखिर ये दौर क्यों आया? 29-30 साल के नौजवान संसद के चुनाव लड़ते हैं, लाख 1.5 लाख 3 लाख वोट लेके आते हैं, 1 रुपया बूथ खर्चा नहीं देते हैं। ये दौर क्यों आया? ये दौर इसीलिए आया क्योंकि जिन्होंने झारखंड में अब तक सत्ता को संभाला है, केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी को देखने का काम किया है। इसीलिए आज ये दौर आया। ये समय की मांग है। ये हम लोग अगर राजनीति करने आए होते, आराम से हमें अभी भी 7 सीटों का ऑफर है, विधानसभा में भी 7 सीटों का ऑफर है, दर्जनों बार फोन आ चुका है। आराम से हम लोग 7 को बढ़िया लड़का को ले लेंगे और खुद जाएंगे किसी के पाले में। आज हम लोग नियति की मांग को लेकर आए हैं, इस राज्य के हालात को बदलने आए हैं, इस राज्य की तस्वीर को बदलने आए हैं। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम लोग कोई जादू की छड़ी लेकर आए हैं कि यूं घुमा देंगे और बदल जाएगा, लेकिन हाँ प्रयास करने आए हैं और प्रयास अंतिम सांस तक करेंगे, ये वचन देने आए हैं। जरूर बदलाव होगा। और आप कब बदलाव के लिए तैयार होते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं आपको एक मामूली घटना सुनाता हूं चंद्रपुरा की। जैसे आपके पतरातू में विस्थापित है, चंद्रपुरा में भी ठीक आपके यहाँ शायद पीटीपीएस है ना, हमारे वहाँ सीटीपीएस है। सीटीपीएस के बगल में थर्मल प्लांट लगता है। जैसा कि प्लांट लगने के बाद की कहानी होती है, रैयत मुआवजा की मांग करते हैं, रैयत नौकरी की मांग करते हैं। वहां भी वैसा ही हुआ। फिर पुलिस बीच में आती है, कंपनी के दबाव में केस होता है, जैसा हर जगह पूरे झारखंड में रैयतों के साथ होता है। वहां भी 21 लड़कों के साथ केस हुआ। लेकिन केस करने के बाद मैनेजर ने क्या बोला मालूम है? केस करने के बाद मैनेजर ने कहा कि वोटिंग के दिन का इंतजार कीजिए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए। 4 तारीख में अभी 5 दिन का समय है। यदि जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा जीत के चले आएंगे तो केस को वापस कर लीजिएगा। बहुत पागल लड़का है, पता नहीं क्या करेगा। आप उन 21 लड़कों से जाके पूछ लीजिए। 4 तारीख जैसे ही चुनाव हम हारते हैं, 5 तारीख को वो केस टेनो घाट ट्रांसफर किया जाता है। टेनो घाट उनका कोर्ट कचहरी पड़ता है। यानी ये सिस्टम उनको भी मालूम है, अगर ये नौजवान पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। उतना छोड़िए, आपके रामगढ़ में 2 फैक्ट्रियां हैं, रामगढ़ और मांडू में। उन्होंने अपने वर्कर को छुट्टी दे दिया था, जबकि उन्होंने कहा सर हम लोग तो वोट दे दिए हैं संजय जी को। बोला नहीं आप गिरिडीह जाइए और अपने रिश्तेदारों को कहिएगा कि जयराम महतो को वोट नहीं करना है। अब आप किस रूप में हमें ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने झारखंड को लूट के रखा है वो सीरियस ले रहे हैं और चुनौती के रूप में ले रहे हैं। उन्होंने 2 दिन छुट्टी दिया था अपने वर्कर को कि जाइए और किसी रिलेशन के यहाँ रात रहिए और सुबह बस इतना बोलिएगा कि जयराम महतो को वोट ना करें। उनकी हालत खराब है। क्यों मालूम है? उनको भी मालूम है वो जीतेगा गिरिडीह में, लेकिन पंगा हजारीबाग में भी लेगा। इसलिए हम लोग एक बात विश्वास करके देखिए, आज जो घटित हो रहा है इस राज्य में, उस तस्वीर को जरूर बदलेंगे। ये बात तो हम आपको कह के जाते हैं। चूंकि आज ये कार्यकर्ता मिलन समारोह भी है, तो थोड़ा सा ये भी कहना चाहेंगे, चूंकि यहाँ जो लोग आए हैं वो गिने चुने लोग हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, या फिर हमारे अभिभावक हैं, हमारे नौजवान साथी हैं। यहाँ कार्यकर्ता लोग आए हैं। देखिए, नेता का चुनाव जीतने में कभी रोल नहीं होता है। न संजय जी हर एक बूथ में गए हैं, न जयराम महतो हर एक बूथ में गए हैं। चुनाव जीतने का काम कार्यकर्ता करते हैं, केडर करते हैं। यानी यहाँ आप सभी कार्यकर्ता आए हैं। ये कोई जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने
बचपन में एक फॉर्मूला एक इंग्लैंड के कोच से पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज को आपको जीतना है, क्योंकि वो क्रिकेट टीम के लिए कह रहे थे। लेकिन आज हम चुनाव के संबंध में कहेंगे कि अगर जीतना है तो आपको 3D का फॉर्मूला के साथ चलना होगा। पहला डी से होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं इरादा। इरादा यानी अपने मन में ठानना कि हाँ, हमने मन में ठान लिया है कि रामगढ़ विधानसभा से जेबी केसस को जिताएंगे तो जिताएंगे, मांडू विधानसभा से फलाना को उसके लिए मेहनत करेंगे तो करेंगे। ये होता है डिटर्मिनेशन यानी इरादा जो हम मन में ठानते हैं। दूसरा डी से होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। समर्पण का मतलब होता है कि आज बारिश हो रही है लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, आप फिर भी भीगते भीगते या फिर बारिश की चुनौती को स्वीकार करते करते कार्यक्रम में जाते हैं। इसको समर्पण कहते हैं, डेडिकेशन कहते हैं। और आप जब इस कमरे में बैठे हैं ना, यहाँ डिटर्मिनेशन भी दिख रहा है कि आप संकल्प लेके आए हैं कि जब तक जयराम बाबू अपना भाषण खत्म नहीं करेंगे हम लोग घर नहीं जाएंगे। आप डेडिकेशन में भी बैठे हैं, आपकी ओर एक भी पंखा नहीं है, आप पंखे को घुमा रहे हैं लेकिन फिर भी बैठे हैं। इसे डेडिकेशन कहते हैं। लेकिन एक चीज की कमी है जिसे लास्ट में डिसिप्लिन कहते हैं। डिटर्मिनेशन साफ साफ दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है, पीछे भी दिख रहा है, बाहर बैठे उनमें भी दिख रहा है, डेडिकेशन भी दिख रहा है। थोड़ा डिसिप्लिन नहीं दिख रहा है। हो सकता है हम में भी नहीं दिख रहा हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम मोदी जी की तरह थोड़ी कह रहे हैं कि हम कोई अवतार लेके आए हैं, इसी मिट्टी से आए हैं। हो सकता है डिसिप्लिन हमने भी नहीं फॉलो हो रहा है। तो इसलिए अगर चाहते हैं कि विधानसभा के चुनाव में फतह हो तो डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ साथ हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा। यही चुनाव में हमारी खामी यही रही। चुनाव लोकसभा में हम लोग और बेहतर कर सकते थे, हो सके तो सीटों को जीत भी सकते थे, लेकिन थोड़ा सा डिसिप्लिन में कमी रहा। इस बात को स्वीकार करना होगा। इसलिए एक मूल मंत्र यह भी रहेगा हमारे तमाम कार्यकर्ता के लिए 3D, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, द लास्ट डिसिप्लिन।